So adhikaran is the subject matter. Whatever you are discussing, whatever you are writing in the book, that is the subject matter of the book. So we have different types of adhikaran. One is tantradhikaran, then is granthadhikaran, then is adhyayadhikaran, then prakaranadhikaran and vakyadhikaran. So tantradhikaran means the subject matter of the tantra. For example, Ayurveda का subject matter क्या है? Health and disease. So tantradhikaran is the subject matter. Why these adhikarans? Why knowing these adhikarans is important? Is because they will give you a reference. They will give you a reference of what things are mentioned in this. So if there are two words or two topics or two similar things which are in health and which are in rocket science, because you know that mera tantradhikaran health and disease hai, so you will take that reference. This is just a upar wala example, but tantradhikaran is the subject matter of the tantra. Subject matter of the tantra इसलिए भी important होता है because once we know the tantradhikaran, we will be able to decide which tantra we are going to read. जैसे मुझे अगर सर्जरी पढ़ना है तो आई शुड लुक इनटू ग्रंथाधिकरण. अगर मुझे कुकरी मतलब आयुर्वेद में भी चीजें कैसे बनानी है, तक्र कैसे बनाना है, उसके बाद यूश कैसे बनाना है, यवागु कैसे बनाना है, ये सब बताया है. लेकिन अगर मुझे सिर्फ कुकिंग सीखना है तो क्या मैं आयुर्वेद पढ़ूंगा? नहीं. तो मेरा तंत्राधिकरण अलग किताब हो जाएगा. वैसे ही अगर मुझे सर्जरी के बारे में सीखना है तो दैट रिलेट्स टू हेल्थ एंड डिसीज. बट what I will do is I will either read Sushruta Samhita or I will read a modern anatomy book. I will not read the medicine or Charak Samhita. तो ग्रंथाधिकरण मतलब किस ग्रंथ का सब्जेक्ट मैटर क्या है या किस ग्रंथ का स्पेशलाइजेशन क्या है. फिर आता है अध्याय अधिकरण. अध्याय अधिकरण मतलब अध्याय में किस चीज को डिस्कस किया है. तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ न वेगान धारणीय अध्याय इज वेग. फिर आता है प्रकरणाधिकरण. सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रकरण. जैसे न वेगान धारणीय अध्याय में ही एक धारणीय वेग प्रकरण है जो उस अध्याय के टॉपिक से ही अलग है. ऊपर अध्याय के टॉपिक में लिखा है वेगान न धारणीय, मतलब वेगान न वेगान धारणीय, वेगों को धारण नहीं करना चाहिए. और फिर उसी में एक टॉपिक बताया है धारणीय वेग कि किन वेगों को धारण करना चाहिए. तो ये प्रकरण से रिलेटेड है, मतलब उसी टॉपिक में एक सब टॉपिक. तो उसी चैप्टर का एक सब टॉपिक इज प्रकरण. सो तंत्र इज द वाक्याधिकरण इज subject matter of the sentence. It is about the sentence which you are speaking or writing. For example, आजन्म सात्म्यात् कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम. तो ये जो वाक्य है, ये वाक्य किसके बारे में लिखा हुआ है? मधुर रस के बारे में. तो इसके आगे जो भी लिखा हुआ है आजन्म सात्म्यात् कुरुते धातु नाम प्रबलम बलम प्रभावर्ण स्वरो दार्यम देहेंद्रिय बल परम, ये सब पूरा लिखा हुआ है. फिर लास्ट में कहीं उन्होंने लिखा हुआ है कि ये सब जो है ये मधुर रस के बारे में. तो जब हमको ये वाक्य पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये रस भेदी अध्याय का या और किसी चैप्टर का है, तो ये जो भी डिस्कशन चल रहा है ये आजन्म सात्म्यात् धातु नाम प्रबलम बलम, ये सब किसी रस के बारे में चल रहा है. और लास्ट में समझता है कि मधुर रस के बारे में चल रहा है. सो बेसिकली अधिकरण इज नॉलेज ऑन द बुक, सॉरी नॉलेज ऑन द फील्ड, नॉलेज ऑन द बुक. तंत्राधिकरण इज नॉलेज ऑन द फील्ड यू आर गोइंग टू स्टडी, और नॉलेज ऑन द तंत्र यू आर गोइंग टू स्टडी द ऑथर. देन नॉलेज ऑफ द बुक, देन नॉलेज ऑफ द चैप्टर, देन नॉलेज ऑफ द टॉपिक, and at last reference to the sentence. Subject matter of the tantra, subject matter of the treatise, subject matter of adhyay, subject or chapter, subject matter of prakaran or topic,
and subject matter of the sentence. Okay, so now we move to the next तत्राधिकरण योगो. योगो मतलब जोड़ना. ये न वाक्यम युञ्जते स योगा, मतलब जोड़ना. कैसे जोड़ना? ऑर्डरली. we need to arrange the processes or arrange the words by a particular order. तो जैसे आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुखनादनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरा. अब हर वर्ड का मीनिंग अगर देखोगे तो आयु, आयु मीन्स लाइफ. कामय, कामय मतलब कामना, इफ यू वांट. मानेन मतलब प्रमाण से, प्रपोर्शनेट. धर्मार्थ सुख साधनम, धर्म अर्थ, धर्म अर्थ. सुख साधनम, सुख लाइक टूल. आयुर्वेद उपदेशेषु मतलब आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स. विधेयः परमादरा मतलब फॉलो विथ ग्रेट रिस्पेक्ट. अब ये वाक्य पढ़ेंगे, सेम टू सेम हमने ट्रांसलेट कर लिया, समझो. लाइफ इफ यू वांट फॉर प्रपोर्शनेट धर्म अर्थ सुख लाइक टूल आयुर्वेद प्रिंसिपल्स फॉलो विथ ग्रेट रिस्पेक्ट. तो because we have not been trained to, and because there is no vibhakti pratyay in English, we have to depend upon the serial, or we have to depend upon the sequence of words for understanding the sentence in English. But that is not usually the case in Sanskrit, because Sanskrit में आयुः का मतलब क्लियर है. ये रामो रामो रामा वाला प्रथमा विभक्ति है. तो इसका जब आप अर्थ निकालेंगे अपने लैंग्वेज में, तो what you need to do is you need to just rearrange the words. For example, if you कर दिया, want का want कर दिया, life को life ला दिया, like tool को यहाँ ला गया. For proportionate धर्म अर्थ एंड काम, follow Ayurvedic principles with great respect. So the arrangement of words for deriving a meaning out of a shloka is yoga. But one thing, for yoga, आपको the language in which you are understanding or trying to convert the shlok, if it is Sanskrit, then yoga need not be used much. So this is yoga. So तत्राधिकरणम योगो हेतवर्थ. Next is हेतवर्थ. What is हेतवर्थ? Heतvartha is applying the purpose. So this is the process by which we apply a knowledge elsewhere. जैसे अष्टांग हृदय के पहले चैप्टर में उन्होंने लगा दिया कि वृद्धि समान ही सर्वेशाम विपरीत ही विपर्ययः. मतलब चीजें जब समान गुण से होती हैं तो उनमें वृद्धि होती है, या समान गुण की चीज से समान गुण में या समान द्रव्य में वृद्धि हो जाती है. विपरीत विपर्ययः मतलब विपरीत गुण के द्रव्य में विपरीत गुण की या विपरीत द्रव्य का ह्रास या क्षय हो जाता है. तो ये कहाँ उन्होंने बताया? ये उन्होंने बताया अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में, जहां उन्होंने सामान्य विशेष सिद्धांत बताया. लेकिन इसका एप्लीकेशन उन्होंने कहाँ कहाँ किया है? इसका एप्लीकेशन उन्होंने दोष भेदी अध्याय में किया है, फिर दोषोपक्रमणीय अध्याय में किया है, फिर धातु जहाँ पर दोषादि विज्ञानी में भी किया है. दोषादि विज्ञानी में नहीं किया, लेकिन दोष भेदीय और दोषोपक्रमणीय दोनों अध्याय में इसका मतलब एप्लीकेशन है, जहां पर एक जगह पर वो दोष के वृद्धि क्षय के लक्षण बता रहे हैं और दूसरी जगह धातुओं को कैसे वृद्ध करना है वो बता रहे हैं. तो अप्लाइंग इट टू द धातु प्रकरण, वी अंडरस्टैंड दैट सिमिलर आइटम्स व्हेन टेकन
would increase dhatus also. So this is hetuartha, applying the purpose or applying the principle to different areas in the ग्रंथ. फिर पदार्थ, पदार्थ मतलब import of word. पदस्य पदयो पदानां वा अर्थाः स पदार्थः. So the collective meaning of one, two or a group of words is padartha. Many a times we have to import a particular word to get the meaning. Import a particular word to get the meaning. मतलब क्या है? जैसे सुश्रुत संहिता में पहला अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय. सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम है वेदोत्पत्ति अध्याय. तो वेदोत्पत्ति मतलब कौन से वेद की उत्पत्ति? वेद तो बहुत सारे हैं, 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद. तो यहाँ पर हमको एक वर्ड को इंपोर्ट करना पड़ता है कि अच्छा ये आयुर्वेद से रिलेटेड ग्रंथ है, तो इसका मतलब इसकी आयुर्वेद की उत्पत्ति ही बताई है. यहाँ पर वो आयुर्वेद या आयु वर्ड है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ वेदोत्पत्ति अध्याय ही लिखा है. और उस अध्याय में ना ऋग्वेद की उत्पत्ति बताई है, ना अथर्ववेद की, ना सामवेद की, ना यजुर्वेद की. वहां पर आयुर्वेद की उत्पत्ति बताई है. तो इसीलिए आयुर्वेद की उत्पत्ति यहाँ लिखी है. तो जब हम अध्याय का नाम पढ़ेंगे तो वी हैव टू टेक आउट अ वर्ड, वी हैव टू इंपोर्ट अ वर्ड विच इज एप्लीकेबल हियर, विच इज आयु. तो किसी पद को अर्थ लाने के लिए, लाना, किसी पद मतलब वर्ड, अर्थ मतलब मीनिंग. तो राइट मीनिंग लाने के लिए या सही मीनिंग लाने के लिए किसी पद को ले आना इज पदार्थ. ठीक है. तो नेक्स्ट, तत्राधिकरणम योगो हेतवर्थो अर्थपदस्य च, मतलब पदार्थ. फिर उसके बाद प्रदेश. प्रदेश इज अगेन, ये गड़बड़ है, इंपोर्ट ऑफ वर्ड नहीं है. प्रदेश इज नॉट इंपोर्ट ऑफ वर्ड. ये मैंने कॉपी पेस्ट करते हुए गड़बड़ कर दिया. So what is Pradesh? Pradesh is applied when a particular reference is very difficult to explain in detail. So explained in brief and reference given to the principle mentioned below before is given. Pradesho nama yatra एकदेशस्य उच्यमानस्य अर्थस्य प्रसादात् अनुच्यमानो अपि तत्शेष आपद्यते. प्रदेशो नाम यत्र मतलब प्रदेश का मतलब, या प्रदेश का मतलब हम बता रहे हैं या आगे बताया है. एक देशस्य उच्चमानस्य, एक देश मतलब कहीं, कोई पहले इसी चैप्टर में या इसी ग्रंथ में पहले या आगे, एक देश कहीं एक पार्ट पे, उच्चमानस्य अर्थस्य मतलब हमने जिस चीज को डिस्क्राइब कर दिया है या फिर जिसका मीनिंग बता दिया है, प्रसादात अनुच्चमानो अपि तत्, तो हमने इस चीज को पहले डिस्कस कर लिया है या इसका मीनिंग हमने पहले बता दिया है या आगे बताने वाले हैं. तो इसीलिए हम इस टॉपिक में प्रसादात अनुच्चमानो हम ज्यादा डिटेल में नहीं बताते. हम सिर्फ उसका प्रसाद भाग बता रहे हैं, मतलब जो एप्लीकेबल चीज है वो बताते हैं, लेकिन बाकी उसका रेफरेंस दे देते हैं कि इसका डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा. तो प्रदेश इज नॉट एक्चुअली एन इम्पोर्ट ऑफ वर्ड, प्रदेश इज एक्चुअली एन इम्पोर्ट ऑफ रेफरेंस. प्रदेश इज एन इम्पोर्ट ऑफ रेफरेंस. शायद मैं हर बार ये लेक्चर लेता हूँ और ये करना भूल जाता हूँ. तो लेट मी जस्ट वन मोमेंट, आई विल चेंज इट, क्योंकि ये हमेशा मेरा रह जाता है, मुझे याद है. Okay, so this I have saved and import of reference. Now this gives a better look अगली बार. तो चरक
states that it is very difficult to enumerate the quality of all ahar dravya, and each one should understand the actions as per the rasa and guna mentioned earlier. मतलब आहार द्रव्य बहुत सारे हैं, मैंने तो कुछ ही बताए हैं, और it is impossible to mention the uh, the qualities guna of all ahar dravyas in this chapter. So that is why we should use the rasa and guna of the ahar dravya to understand the, what you have to understand, you have to understand the qualities of the ahar dravya. ठीक है, तो ये प्रदेश तो है, लेकिन इसमें रेफरेंस पहले दिया हुआ है या बाद में दिया हुआ है? इसमें रेफरेंस बाद में दिया हुआ है, बिकॉज दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द चैप्टर और द संहिता, and Rasavedya comes at a later stage in the Samhita. So that is why this Pradesh is an import of reference from a later Adhyay. Then we come to Uddesh. Uddesh is the concise statement. Uddesh is the concise statement, the most concise way of mentioning or explaining a concept is Uddesha. So Uddesho नाम संक्षेपाभिधानम, जिप करो जिप करो जिप करो जिप करो जिप करो, छोटा करो छोटा करो। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे छोटा होगा तो या तो लोग गलत समझेंगे या उल्टा समझेंगे या समझेंगे ही नहीं। तो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल और मोस्ट कंसाइज वे इन विच अ टॉपिक कैन बी मेंशन्ड और डिस्कस्ड और डेलिब्रेटेड इज उद्देश्य। सो जैसे वृद्धि समानी ही सर्वेशाम विपरीतैहि विपर्ययः, देखिए वृद्धि समानी ही सर्वेशाम विपरीतैहि विपर्ययः में उन्होंने क्या बता दिया? उन्होंने पूरा सामान्य विशेष सिद्धांत बता दिया एक ही लाइन में। तो दिस श्लोका मेंशन्स इन अ कंसाइज वे दैट ऑल थिंग्स which are similar in guna will increase other things in the body which match the same guna. या फिर जैसे उन्होंने बताया बस्ति विरेको व मनो तथा तैलम घृतम मधु धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो उन्होंने बॉडी पे चलने वाले, बॉडी पे काम करने वाले या अलग अलग दोष पे काम करने वाले तीनों चीजों को बता दिया। उन्होंने आहार भी बता दिया, विहार भी बता दिया, औषध जरूर नहीं बताया, तो दोनों चीजों को बता दिया। तो औषध भी बताया, बस्ति विरेको व मनो, मतलब पंचकर्मों भी बता दिया। तो एक ही श्लोक में उन्होंने सब चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दी, और इस श्लोक को इससे छोटा करना पॉसिबल नहीं है। सो उद्देश्य इज द मोस्ट कंसाइज स्टेटमेंट विच कैन बी टोल्ड while taking into the fact that the meaning of the words or meaning of the topic is not changed, plus the written words are able to describe the topic at detail. So this is उद्देश्य। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया? अधिकरण तत्राधिकरण योगो हेतुवर्थो अर्थ पदस्य च प्रदेश और उद्देश्य, तो इतने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चल, हाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है, क्योंकि वी आर वेल अहेड ऑफ टाइम, हम टाइम से बहुत आगे चले गए हैं। आज के लिए नहीं, पोर्शन का बात कर रहा हूँ। ओके, सो 42 people are there. What I will do is I will paste the link so that you can go give the attendance and come back. In the meanwhile, we will also take the manual attendance. तो निर्देश मतलब इलेबोरेशन, जैसे अष्टोत्तरीय अध्याय में रोगों की संख्या बताई है और फिर आगे चिकित्सा स्थान में उसका इलेबोरेशन किया है। जैसे बस्ति विरेको मन मतलब अष्टांग संग्रह में या अष्टांग हृदय में फर्स्ट अध्याय में कौन कौन से पंचकर्म हैं उनके नाम बताए हैं, और फिर सूत्र स्थान के आखिर में उन्होंने हर
पंचकर्मों में कौन कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कौन से ऋतु में करना चाहिए, क्या चीज, मतलब डिटेलिंग सब लास्ट के चैप्टर्स में किया है। वैसे ही चरक ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान में पंचकर्म का नाम लिया है, और सिद्धि स्थान के आखिरी के जितने भी चैप्टर्स हैं, मतलब पूरा सिद्धि स्थान ही उन्होंने पंचकर्मों पर डेडिकेट किया हुआ है। तो ये जो है, दिस इज निर्देश और इलेबोरेशन। निर्देश में अभी हम जिसकी बात करते हैं उसको बाद में हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सूत्रस्थान इज नॉट अ प्लेस वेयर एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन इन डिटेल। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं वाक्य शेष। वाक्य शेष मतलब मिसिंग वर्ड। तो बिकॉज मोस्ट ऑफ द संहिताज वेर क्रिएटेड, वी विल स्टॉप एट वाक्य शेष टुडे, because most of our sanhitas were created when printing was not there, so they had to be in padya form। पद्य मतलब कैसे, पद्य मतलब गाने के जैसे, क्योंकि गाना इजीली बाय हार्ट हो जाता है क्योंकि उसमें लय होता है। So while making in padya form, some words were omitted to maintain the laya। गुजराती कविता, इंग्लिश कविता, हिंदी कविता, इसमें भी लय लाने के लिए बहुत सारी चीजें या बहुत सारे वर्ड्स को जो कवि होता है, जो पोएट होता है, वो ओमिट कर देता है। इंसर्टिंग दिस वर्ड्स अगेन इज नोन एज वाक्य शेष। दीज आर मोस्टली वर्ब्स, दीज आर मोस्टली वर्ब्स। अब ये 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है, अगर याद आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा, लेकिन 3 इडियट्स वाला एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है। एनीवे, तो आयुर्वेदामृतम सार्वम ब्रह्मा बुधवा सनातन, ये आयुर्वेदावतरण है, ये आयुर्वेदावतरण है। ओके, आयुर्वेदामृतम सार्वम, आयुर्वेद के जैसा अमृत सभी, ब्रह्मा बुधवा सनातनम, ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान से पैदा किया। जब वो सनातन मतलब आराम से सनातन भाव में बैठे थे। ददौ दक्षाय सो अश्विभ्याम, ददौ, ददौ मतलब दिया, किसको दिया, दक्ष को। किसने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया। तो ब्रह्मा जी यहाँ खा गए, खा गए मतलब ब्रह्मा ये वर्ड खा गया। सो अश्विभ्याम, फिर अश्विनी कुमार को। लेकिन अश्विनी कुमार को किसने दिया, दक्ष ने दिया या ब्रह्मा ने दिया। तौ शतक्रत्वे तथा, फिर शतक्रतु को। तो ये जो लाइन है इसमें बहुत सारे वर्ड्स वाक्य शेष है, मतलब समझ में नहीं आते कि दिया किसको, चला किसको गया ये समझ में आता है, चला किसको गया ये समझ में आता है, लेकिन किसने किसको दिया ये समझ में नहीं आता। तो इसीलिए दिस वी हैव टू डिड्यूस दैट एक बार जिसने सीख लिया अब उसको पढ़ाने की इच्छा ज्यादा होगी। तो ये दक्ष को जिसने दिया है वो ब्रह्मा है, अश्विनी कुमार को जिसने दिया है वो दक्ष प्रजापति है, शतक्रतु मतलब इंद्र को जिसने दिया है वो अश्विनी कुमार है। क्यों, उसका कारण ये है कि अगर मैंने कोई एक बार पढ़ के सीख लिया और मैंने उस चीज को अच्छी तरह समझ लिया, तो अब मेरे मन में कौन सा कीड़ा जागता है, मेरे मन में कीड़ा जागता है कि मुझे अब उसको सिखाना है। आई हैव टू टीच इट टू समबडी। जैसे 10 साल पहले मेरे मन में जागा था, ठीक है, तो यू हैव टू टीच इट टू समबडी। तो ये दिस इज वाक्य शेष, मतलब टू पुट इन द वर्ड्स विच आर नॉट देयर। इसी श्लोक का दूसरा पार्ट है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम विघ्नकारी भिरामयि नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्यम पुनर्वसु। तो पुरस्कृत्यम पुनर्वसु मतलब पुनर्वसु को आगे किया। किसने किया, धन्वंतरी भरद्वाज निमि काश्यप कश्यपा महर्षयो महात्मान तथा लंबायनादया शतक्रतुम उपजग्मु शरण्यम अमरेश्वर तान दृष्टैव सहस्राक्षो निजागद यथागमम आयुष पालनम वेदम उपवेदम अथर्वणः। ये आयुर्वेदावतरण का श्लोक है अष्टांग हृदय में से।
तो आयुर्वेदावतरण में उन्होंने बोला कि पुरस्कृत्यम पुनर्वसु, मतलब पुनर्वसु को ऊपर भेजा। किसने भेजा? वो उस लाइन में नहीं लिखा है। फिर अगले वाले लाइन में वो लिखते हैं कि धन्वंतरी भरद्वाज निमिकाश्यप कश्यपा महर्षयो महात्मान तथा लंबायनादय शतक क्रतुम उपजग्मु। तो इनके सिर्फ नाम दिए हुए हैं, तो इन्होंने पुरस्कृत किया अत्रेय को इंद्र के पास जाने के लिए। तो जब भी हम कोई वाक्य पढ़ते हैं उसका अर्थ हम नहीं समझते, लेकिन एक दो रिलेटेड वर्ड्स या रिलेटेड टू द टॉपिक, प्रकरणाधिकरण या रिलेटेड टू द सेंटेंस, वाक्याधिकरण वाले एक दो वर्ड्स हम जैसे ही उसमें डाल देते हैं, तब आपको पूरी तरह से उस वाक्य का मीनिंग समझ में आता है। तो जब वाक्य का मीनिंग नहीं समझे, दैट इज नोन एज वाक्य शेष। वाक्य में कुछ शेष है, देर आर सम वर्ड्स मिसिंग फ्रॉम द वाक्य। ओके, तो वी स्टॉप हियर। द नेक्स्ट टाइम वी टेक प्रयोजन, क्योंकि वैसे भी 1.5 मिनट बचा हुआ है, तो प्रयोजन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। So we stop here and we take Prayojan the next time. Thank you so much for attending the lecture and have a very nice day.